हाय स्टूडेंट्स, सीए फाइनल सितंबर 25 के एग्ज़ाम में अब 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इस 50 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, किस तरीके से हम सब्जेक्ट वाइज टाइम अलोकेट करें, कितनी बार रिवीजन करें और क्या क्या मैटर पढ़ें, इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आप को जो बचा हुआ टाइम है इसमें पूरी स्टडी को कंसोलिडेट कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज आप लोगों से शेयर की जा सके। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो फाइनल का जो अटेम्प्ट है, यानी सीए फाइनल द लास्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप, ये आपकी सीए जर्नी में लास्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग स्टेप है। और फर्स्ट टाइम जो है ये सितंबर 25 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि जो अटेम्प्ट नवंबर 25 में होने वाला था उसमें से जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ बच्चे सितंबर 25 में अपेयर होंगे और बाकी बच्चे जनवरी 26 में अपेयर होंगे। तो ये आप लोगों के पास में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो एक क्लियर टाइमलाइन, लिमिटेड डिस्ट्रक्शन एंड फोकस्ड कंपटीशन के बेसिस पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस इजीली मिल जाएगी। तो अब आपका प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो ICI एक डिफरेंट तरीके से टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें ICI को कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्मार्ट एप्लीकेशन का यूज करना होगा। यानी जो नीड है कि बच्चों की कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को करने आना चाहिए। केवल मेमोराइज कर लिया उससे काम नहीं चलने वाला है। यानी अब जो है आपके क्वेश्चन मोर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं पहले के बजाय। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये सितंबर अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इस अटेम्प्ट में आपका लेस क्राउड है तो मोर एडवांटेज है, क्योंकि आपका जल्दी हो रहा है। तो बहुत कम बच्चे सितंबर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तो इस एग्ज़ाम में कंपटीशन सबसे कम रहेगा, तो पासिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। यानी आप कम स्टडी में ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं, ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए इस एग्ज़ाम को आप सीरियसली दें। इसके लिए देखो, आपको ICI का जो पेपर ट्रेंड है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे SFM AFM की बात करें तो AFM का जो पेपर है उसमें पहले तो ICI का सीधे क्वेश्चंस आते थे। अब बहुत सारे क्वेश्चन में वो ट्विस्ट लगाता है, यानी जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसी मॉड्यूल के क्वेश्चन में से जो फिगर दे रखा है उसको तो कर देता है मिसिंग और उसके कैलकुलेटेड फिगर दे देता है आंसर का, यानी रिवर्स चलना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। यानी AFM पढ़ते समय आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में अगर कुछ फिगर मिसिंग कर दें और बाकी फिगर दे दें तो हम किस तरीके से मिस फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ऑडिट का जो सब्जेक्ट है ये तो बिल्कुल ही एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट हो गया और इन डेप्थ पूछने लग गए, यानी बिल्कुल बारीकी से पूछते हैं, अंदर से उठा के पूछ रहा है। इसलिए ऑडिट की तैयारी आप जब भी कर सकते हो जब लाइन टू लाइन आप करोगे, और लाइन टू लाइन नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को इसमें दिक्कत आने वाली है। इसलिए लाइन टू लाइन मॉड्यूल पढ़ें, 4-5 बार रिवाइज करें तो ये मॉड्यूल आपके सेट हो जाएगा। IBS के पेपर को नॉर्मली स्टूडेंट से मान के चलते हैं कि साहब ये तो पढ़ लेंगे और बिना पढ़े भी हम देख के कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है इस सब्जेक्ट का। तो इसमें क्वेश्चन लेंदी होते हैं, केस बेस्ड होते हैं, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो वेरी कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट को ये मान के चलना पड़ेगा कि जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि साहब उस समय हम देख के कर देंगे। ये तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको मैक्सिमम चीज़ें आती है, कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही है तो वो देख सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज़ देख के कर देंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हो तो फिर ये पेपर होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो आपके FR की बात करें तो FR में पूरा पेपर ICI के स्टडी मेटेरियल के जो एग्जाम्पल्स हैं या इलस्ट्रेशंस हैं उसमें से आ रहा है।
वो ये कर रहा है कि 2-3 इलस्ट्रेशन को मर्ज करके दे देता है, या एक इलस्ट्रेशन बड़ा लिया उसमें से 2-4 छोटे छोटे इलस्ट्रेशन और ऐड कर दिया, एक बड़ी कंसेप्ट और ऐड कर दी, इस तरह से लेके चल रहा है। तो ये पेपर जब भी कर सकते हो जब आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर आप में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सारे क्वेश्चन आपने ढंग से सोल्व कर रखे हैं आईसीएस स्टडी मटेरियल के, तो कोई सा भी क्वेश्चन एफआर का करने की पोजीशन में आ जाओगे, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो डीटी है, डीटी का पेपर जो है, इसमें एक तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कंप्यूटेशन क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो चलो ठीक है फिर भी कर दोगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये जब भी कर पाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा रूल पढ़ रखे हैं। क्योंकि ये उम्मीद तो करो ही मत कि जो पहले आपके एग्जाम में आरटीपी एमटीपी सही स्टडी में आए हुए हैं उनमें से आ जाएगा, यानी उनमें से तो नहीं आना है। यानी आएगा क्या, आएगा कि आप लोगों के जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस के बेसिस पर नया क्वेश्चन बनाएगा, या कोई पुराना क्वेश्चन पिक भी कर दिया तो उसके मैक्सिमम प्रोविजन चेंज कर देगा, रिवाइज प्रोविजन के बेस पे करेगा, तो वो प्रोविजन आपको क्लियर है तो आप कर दोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आप जब कंपटीशन बनाते हो तो जितने भी एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट का आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों इसको आपने ऐड किया है, क्यों लेस किया है या क्यों इग्नोर किया है। यानी रीजन और फिगर दोनों चीज़ आपको बताना पड़ेगा जब मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो आईडीटी का पेपर है, आईडीटी का पेपर भी जो आता है उसमें रूल बेस होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितने रूल्स आप कर पाओगे उतने ही आप अच्छा पेपर करने की पोजीशन में आओगे। इसलिए सारे के सारे रूल्स आप ढंग से पढ़ो। रूल्स जब आप ढंग से पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। यहाँ पे भी वो सीधा क्वेश्चन कोई पास्ट एग्जाम का आरटीपी एमटीपी का नहीं देगा, वो क्वेश्चन एग्जिस्टिंग उठाएगा, उसमें बहुत सारी चेंजेज करके दूसरे एडजस्टमेंट करके देगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो है ही है, इसलिए आईडीटी की स्टडी भी आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ज़्यादा प्रोविजन क्लियर करते हुए आपको तैयार करनी है। अभी जो आपको 50 डेज का स्टडी प्लान बताता हूँ जो स्मार्ट तरीके से हैं, ये एक तरीके से बेसिकली मैं आपको टाइम टेबल नहीं बता रहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप काम में ले सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए 50 डेज बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट के लिए आपके पास में 8 डेज का टाइम अवेलेबल है। यानी 8 डेज में 48 डेज हो जाते हैं, 2 दिन आपके और बचेंगे। तो ये 80 डेज में ये जो आपके 48 डेज है, इस 48 डेज में आप 2 बार रिवीजन करने का प्लान बना लें। एक बार जैसे 5 डेज में सब्जेक्ट को रिवाइज करें, एक बार 3 दिन में करें। यानी जो स्टूडेंट दोनों ग्रुप दे रहे हैं उसके लिए 8 डेज का टाइम अवेलेबल है। इसका मतलब है कि वो एक बार 5 डेज में रिवाइज करें, दूसरी बार 3 दिन में रिवाइज करें, यानी 2 बार रिवीजन का प्लान बनाएं। इसके अलावा जो स्टूडेंट ए ग्रुप दे रहा है उनके पास अराउंड 16 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो 16 डेज के बेसिस पे वो 3 बार रिवीजन करने का प्लान बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार पहले 10 दिन में रिवीजन करने का प्लान बना दिया, 10 दिन के बाद में एक बार 8 दिन में रिवीजन करने का प्लान बना दिया, तो 8 दिन के बाद में फिर 8 दिन बचते हैं, दोबारा 5 दिन में कर लिया, तीसरी बार 3 दिन में कर लिया। यानी 8 डेज, 5 डेज एंड 3 डेज 3 बार रिवीजन करने का प्लान कर लें। तो ये रिवीजन के लिए आप करते समय जो प्रायोरिटी दें वो दें जो इजी चैप्टर्स हैं, जो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं उनको पहली प्रायोरिटी दें। यानी जिनमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इजी भी हैं, वो ए कैटेगरी में रखे हुए चैप्टर हैं, बीएसआई का एबीसी कैटेगरी है उसमें, तो आप पहले ए कैटेगरी करें। फिर मॉडरेट चैप्टर्स हैं वो बी कैटेगरी के हैं, वो लिस्ट मिलेगी आपको, तो बी कैटेगरी कर लें। और लास्ट में सी कैटेगरी के चैप्टर्स करें जिसका वेटेज कम होता है या कम पूछे जाते हैं। यानी आप एबीसी एनालिसिस के हिसाब से स्टडी करें और 2 बार या जैसा भी 3 बार मैंने बताया उस तरीके से प्लानिंग लेके चलें, और अपने जो टाइम को बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज बांट लें कि मेरे को ये इतना टाइम में पढ़ना है, ये इतने टाइम में पढ़ना है, इतने टाइम में पढ़ना है। उस तरीके से आप इसको सब्जेक्ट वाइज बांट लेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज बांटने से क्या होगा कि उस समय एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे मान लो अपने को 5 डेज में सब्जेक्ट रेडी करना है, तो 5 डेज में केवल एक सब्जेक्ट उठाओ, उसी को आप बार बार रिवाइज करो, जिससे कि वो सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर अगला सब्जेक्ट उठाओ, अगले सब्जेक्ट के तैयार करो, तो अगला सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज एक एक करते जाओ। तो जैसे सारे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा कॉन्फिडेंस आएगा, उस तरह सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कॉन्फिडेंस के बेसिस पर वर्किंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली जो ग्रेस मार्क्स और जो पासिंग स्ट्रेटजी होती है उसमें पेपर टफ आता है तो बोनस मार्किंग होती है, या कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो ग्रेस मार्किंग हो जाती है, बोनस मार्किंग हो जाती है।
और लेकिन बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसके अच्छे मार्क्स आए। मान लीजिए उसको 10,000 स्टूडेंट आईसीएआई को पास करने हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर के 10,000 लेंगे तो पहले 10,000 में जगह तो बनानी पड़ेगी अपने को। अगर मान लीजिए अपने काफ़ी कम मार्क्स हैं तो फिर बोनस मार्किंग और ग्रेस मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग स्टडी करें, अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे कि बोनस मार्किंग का फ़ायदा भी आपको हो जाए। और अब आपको मैं कुछ कॉमन मिस्टेक बताता हूँ जो स्टूडेंट करते हैं और जो नहीं करना चाहिए। इसमें देखो, एक तो आईबीएस है जिसको लोग स्किप कर जाते हैं, यार वो देख के कर देंगे। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करें, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को उसी तरीके से तैयार करना पड़ेगा जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हो। बस इतना सा लेवरेज आपको रहेगा इसमें कि कोई अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे मॉड्यूल में आप देख लो, बुक से देख लो। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ देख के करेंगे। अगर ये गलतफहमी रहेगी तो फिर पास नहीं हो पाओगे। कुछ कुछ जो चीज़ें रह गई तो वो फिर आप निकाल सकते हो, बाकी आपको पढ़ना तो उसको पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसके अलावा जो लास्ट मिनट जो आपका रस होता है कि लास्ट मिनट में आरटीपी देख लें, एमटीपी देख लें, सही स्टेट देख लें, इन चीज़ों को आप अवॉइड करो। आपको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो देखना है वो आप पहले ही देख लो। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लास्ट मोमेंट में आपका प्रेशर नहीं बनेगा। इसके अलावा जो राइटिंग प्रैक्टिस है इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करें। जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो कम से कम एक ही पेपर डेली लिखना चालू करें, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी। और आप जो आंसर है वो राइट लाइक ए टॉपर, नॉट जस्ट राइट आंसर। यानी केवल आपको सिंपल नहीं लिखना है, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बिल्कुल आपका स्ट्रक्चर्ड यानी फॉर्मेट बेस्ड वर्किंग करनी है। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी है। प्रोफेशनल लैंग्वेज का मतलब है आईसीएआई स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज, और कोई वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। आप जब मॉड्यूल से स्टडी करोगे तो जो भी याद रहेगा वो मॉड्यूल से रहेगा, इसलिए आप मॉड्यूल से स्टडी करें जिससे कि मॉड्यूल की लैंग्वेज आप लिखने की पोजीशन में आ जाएं। साथ ही आप एग्जाम कंडीशन में 3 घंटे में कुछ एक दो पेपर लिखने की कोशिश करें। एक एक सब्जेक्ट का एक एक पेपर लिखें, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि 3 घंटे में पेपर कैसे सोल्व किया जा सकता है। और आपके जो मिस्टेक्स रही है उसको आप एक बार रिव्यू करें, कौन कौन सी मिस्टेक रही है, जिससे कि आप उसको करेक्ट करने की पोजीशन में आ जाओ। तो ये लोगों को, ये वर्किंग भी आप लोगों को साथ में करनी है। और ये जो आरटीपी एमटीपी सेस्टेड है, इसको अगर आप कर सकते हो इजीली तो आप आराम से करें, और वो भी 1-2 अटेम्प्ट भी करें, कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप को लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरा बेसिक कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आरटीपी एमटीपी सेशन नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा तरीके से मेहनत करें, पूरी प्लान तरीके से मेहनत करें तो आप लोगों का रिजल्ट इजीली आ जाएगा। तो आप वर्किंग करें। और देखो, वैसे तो क्या है कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आप लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको दूसरी बुकें पढ़ रहे हो तो मैं ये आप लोगों को इस समय सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसको चेंज करके और आईसीएआई स्टडी मटेरियल पर शिफ्ट हो जाएँ। आप उसी को बेटर तरीके से बार बार रिवाइज करें, बार बार बुक स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि बुक स्विच करने में आप लोगों को जो अंडरलाइनिंग कर रखी है उसको ढूंढने में दिक्कत आती है। इसलिए आप जो ओरिजिनल एग्जिस्टिंग टाइम में जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ें। दूसरे लोग कई जो रेफ़र करते रहते हैं, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ें, क्योंकि अभी नया मैटर पढ़ने का आपके पास में टाइम नहीं है। और आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल होता है वो एक तरीके से सफिशिएंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। थैंक यू।